हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आज के नए सेशन में हम आ गए हैं क्लास 9th के मैथ्स के क्वाड्रिलैटरल्स चैप्टर के एक नए टॉपिक में, जो कि है आपका टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। आज के वीडियो में हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स को पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो को देखा होगा, जो कि हमारा वीडियो नंबर 2 था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि क्वाड्रिलैटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। उससे रिलेटेड प्रूफ भी मैंने आपको करवा दिया था और 2-3 क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए थे। इस वीडियो के अंदर जितने भी आपके क्वाड्रिलैटरल्स के टाइप्स होते हैं, हम उन सभी को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। उनकी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स को भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अच्छी बातें बता देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट या किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्हीं सभी वीडियोस को ऑर्डर वे में अच्छे से सीक्वेंशियली अरेंज देखना चाहते हैं, आप टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं, चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं, आप टीचर वाइज देखना चाहते हैं, आप बुक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सब कुछ मिलेगा magnetbrains.com पे। तो वहां पे जरूर आप जाके चेक करिए। साथ में अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप लैंग्वेज बैरियर के कारण कहीं ना कहीं एजुकेशन में पीछे छूट रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स लाया है आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको ये सब कंटेंट किस में मिलेगा, हिंदी में मिल जाएगा। तो इन सभी बातों, अच्छी बातों के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं क्या, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। अब बात आती है कि क्वाड्रिलैटरल के कितने टाइप्स होते हैं। क्वाड्रिलैटरल के ये 6 टाइप है जो हमारे क्लास 9th के सिलेबस में है और हमें इन 6 के 6 टाइप्स को पढ़ना पड़ेगा। जो सबसे पहला और बेसिक क्वाड्रिलैटरल होता है वो कहलाता है आपका ट्रेपेजियम। सबसे पहले हम ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, इसको हम सेकंड पे पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है, चौथे पे हम पढ़ेंगे रोम्बस क्या होता है, 5th नंबर पे हम पढ़ेंगे स्क्वायर क्या होता है, और एक सबसे यूनिक क्वाड्रिलैटरल हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है आपका काइट। तो ये 6 के 6 क्वाड्रिलैटरल्स हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद ये 6 के 6 क्वाड्रिलैटरल्स आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वाड्रिलैटरल जो हम पिक कर रहे हैं वो पिक कर रहे हैं ट्रेपेजियम। हम समझना चाहते हैं कि ट्रेपेजियम क्या होता है। तो ट्रेपेजियम का एक डेफिनेशन है ये कि 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। 1 पेयर बोलने का मतलब 2 साइड जो कि ऑपोजिट में होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यानी कि आपको मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं। यह है आपका डायग्राम ट्रेपेजियम का। ये ABCD एक ट्रेपेजियम है। ये ABCD एक ट्रेपेजियम क्यों है, तो यहां पे 2 साइड्स हैं। कौन से 2 साइड्स हैं, एक साइड है आपके पास AB और जो दूसरा साइड है वो आपके पास है CD। ये 2 साइड्स आपको गिवन है और ये दोनों साइड आपस में क्या है, पैरेलल हैं। साथ में ये दोनों साइड क्या है, ऑपोजिट भी है। तो ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। लेकिन याद रखिएगा एक ही पेयर, यानी सिर्फ एक ऑपोजिट पेयर जो साइड्स हैं वो पैरेलल है, ये दूसरे वाले आपस में पैरेलल नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आपका क्वाड्रिलैटरल सैटिस्फाई करता है तो आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको कहते हैं ट्रेपेजियम। जैसे कि यहां पे आपके पास AB पैरेलल है CD से, तो हम इस एरो की मदद से दिखाते हैं। ऐसे जब मैंने एक एरो दोनों पे बना दिया, इस एरो का मतलब है कि ये AB वाली साइड किसके पैरेलल है, CD वाली साइड के पैरेलल है। तो आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की मदद से भी दिखा सकते हो कि आपका कोई क्वाड्रिलैटरल ट्रेपेजियम है कि नहीं है। और कैसे दिखाते हो, अगर AB को CD के पैरेलल दिखाना चाहते हो तो आप CD पे भी एक एरो बना दो, AB पे भी एक एरो बना दो। यानी कि आप कह सकते हो कि जो AB है वो CD के पैरेलल है और आपका क्वाड्रिलैटरल ट्रेपेजियम हो चुका है। तो ये था आपका क्वाड्रिलैटरल नंबर 1 जो कि था ट्रेपेजियम। अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे जो कि है आपके पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका मतलब आपके पास जो क्वाड्रिलैटरल है उनमें दोनों ऑपोजिट साइड्स क्या होने वाले हैं, पैरेलल होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास एक साइड है PQ, आप देख सकते हो एक साइड है आपके पास PQ। ये जो PQ साइड है ये पैरेलल होती है RS साइड के। तो मैं लिखने वाला हूं
PQ पैरेलल टू RS, ये पहली चीज होनी चाहिए। अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक ही पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हुआ है, अभी दूसरा भी पैरेलल होना पड़ेगा। यानी कि यहां पे क्या है, यहां पे PS है और यहां पे क्या है, QR है। तो आप क्या लिखोगे, तो दूसरी चीज लिखोगे, आप वो लिखोगे कि PS भी पैरेलल है किसके, वो पैरेलल है QR के। तो यहां पे दोनों साइड्स क्या हो गए आपस में, पैरेलल। यानी कि PQ पैरेलल हो गया RS के और PS पैरेलल हो गया किसके, QR के या RQ के। तो यहां पे आप देखो, जैसे कि मुझे दिखाना था कि PQ जो है SR के पैरेलल है, तो मैंने PQ पे भी एक एरो बनाया और SR पे भी एक एरो बनाया। तो जो SR और PQ पे एक एरो बने हैं, इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। यहां पे जो PS है और QR है, मुझे इन दोनों को पैरेलल दिखाना था, तो मैंने दोनों पे दो दो एरो बना दिए। दो दो एरो को आइडेंटिफाई करने का मतलब कि ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या होता है कि दोनों के दोनों ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, PQ पैरेलल टू RS और दूसरा PS पैरेलल टू QR। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आपका क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है, और ये बात हमें समझ में आ चुकी है। तो जो दूसरा नंबर का क्वाड्रिलेटरल था पैरेललोग्राम, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। जो तीसरा नंबर है वहां पे है, पैरेललोग्राम नहीं लिख दिया है, ये गलती से लिखा है, इसको आपको लिखना है रेक्टेंगल। कोई बात नहीं, यह आपका तीसरा नंबर का क्वाड्रिलेटरल है। याद रखिएगा, पहला हमने पढ़ा ट्रेपेजियम, दूसरा हमने पढ़ा पैरेललोग्राम, तीसरा हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की ये डेफिनेशन है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये है, a parallelogram in which one angle is 90 डिग्री। ये डेफिनेशन अगर आपको मिल जाए, मतलब आप समझ जाइए कि वो पैरेललोग्राम कोई और नहीं, वो क्या है, रेक्टेंगल है। वापस से सुनिए, आपका रेक्टेंगल जो है, ये फिगर क्या है, ये फिगर में दो तीन कंडीशंस हैं। क्या दो तीन कंडीशंस हैं, तो सबसे पहली कंडीशन है कि रेक्टेंगल जो है एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। दुनिया में कोई भी रेक्टेंगल आप बनाते हो तो सारे के सारे रेक्टेंगल किस में आते हैं, सारे के सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में आते हैं। तो ये पहली बात हो गई। अब रेक्टेंगल क्योंकि पैरेललोग्राम है, यहां पे आप फिगर देख सकते हो MNRS, ये एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि MN जो है पैरेलल है RS के, तो मैं लिख दूंगा यहां पे कि MN जो है वो पैरेलल है RS के। भाई हम जानते हैं ना कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो MN जो है पैरेलल है RS के। और दूसरी बात क्या लिखनी पड़ेगी मुझे कि ये वाला साइड इस वाले साइड के पैरेलल है, यानी कि मैं लिखूंगा NR जो है वो पैरेलल है MS के। तो ये दोनों चीजें मैंने लिख दी। तो रेक्टेंगल क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम तो हो गया। इट मींस MN पैरेलल टू RS एंड NR पैरेलल टू MS। पर अभी बात खत्म नहीं हुई है, यहां पे एक और कंडीशन है, वन एंगल इज 90 डिग्री। तो आपके पास चार एंगल है, इन चारों एंगल में से कोई सा भी एक एंगल, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई सा भी एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहां पे एंगल M है, एंगल M किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, तो आपका क्वाड्रिलेटरल कहलाता है रेक्टेंगल। तो वापस से सुन लीजिए आपके क्वाड्रिलेटरल नंबर 3 की कहानी। आपका रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, यानी कि ऑपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। और दूसरी बात, उसमें से कोई सा भी एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। भले ही मैं सेकेंड स्टेटमेंट में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना, भले ही मैं सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा हूं कि कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, पर अगर आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद होगी तो रेक्टेंगल में चारों के ही चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अगर आपके पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी जो एंगल हैं वो भी क्या होंगे, 90 डिग्री। यानी कि मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं कि एंगल M जो है वो तो 90 है ही, वो किसके बराबर है, वो एंगल N के भी बराबर है, वो एंगल R के भी बराबर है, वो एंगल S के भी बराबर है, और चारों के चारों एंगल किसके बराबर हैं, चारों के चारों एंगल 90 के बराबर हैं।
तो ये है आपका डेफिनेशन किसका, रेक्टेंगल का। आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। आपको ये डेफिनेशन, क्या सर ये हमें डेफिनेशन याद रखने पड़ेंगे, क्या जरूरत है याद रखने की? हम तो फिगर को देख के ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं, ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, या ये ट्रापेजियम है कि नहीं। याद रखने के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि आप इस चैप्टर में करते हैं प्रूफ। जब आप प्रूफ करते हो ना, तब आप देख के नहीं बता सकते कि कौन सा फिगर क्या है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको इन स्टेटमेंट्स का यूज करना पड़ेगा जिससे आप प्रूफ को बता सको कि हां दिस इज प्रूव्ड भाई, ये स्टेटमेंट आ गया इसीलिए ऐसा है। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखने पड़ेंगे। बिना याद रखे हुए आप इनमें आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। तो वीडियो पॉज करके आप ये स्टेटमेंट जरूर लिखा करिए और जो जो बातें मैं यहां पे लिखता हूं इनको भी जरूर लिखा करिए। तो ये क्या था आपका, ये था आपका डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है एक पैरेललोग्राम जिसमें ऑपोजिट साइड हो गए पैरेलल, एक एंगल होता है 90 डिग्री। बात सिर्फ एक एंगल की हम नहीं करते हैं, चारों के चारों एंगल आपस में सेम होते हैं और किसके बराबर होते हैं, वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये तीसरा क्वाड्रिलैटरल भी हमारा हो चुका है खत्म। अब आते हैं हम हमारे चौथे वाले क्वाड्रिलैटरल पे, ये है आपका रोम्बस। अब रोम्बस का डेफिनेशन देखो, रोम्बस का डेफिनेशन है अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। यानी कि जैसे ही मैंने रोम्बस बोला, ध्यान से सुनते जाना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ही मैंने रोम्बस बोला तो आपके दिमाग में पहली बात क्लिक करनी चाहिए कि रोम्बस भी क्या है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। जैसे कि आपने रेक्टेंगल पढ़ा, रेक्टेंगल भी क्या था, पैरेललोग्राम था, बिल्कुल था। ऐसे ही रोम्बस भी क्या है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। अब कैसे दिखाओगे रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। यानी ये जो DE है वो किसके पैरेलल होना चाहिए, GF के पैरेलल होना चाहिए। तो आप लिख दो कि भाई जो हमारा DE है वो पैरेलल होना चाहिए GF के। ये तो पहले साइड्स हो गए और दूसरे कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, तो इनके भी हम नाम रख देते हैं DG। क्या हो गया, DG, और दूसरी तरफ क्या हो गया, EF। तो DG जो है वो EF के पैरेलल है। तो आपका अगर रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो उनमें ये दोनों बातें होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। पर सिर्फ इतना जरूरी नहीं है, ये तो पैरेललोग्राम की कंडीशन है। दूसरी कंडीशन यहां पे दी है ऑल दी साइड्स आर इक्वल। चारों के चारों साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल। यानी कि आप लिखोगे कि दूसरा कंडीशन है आपका कि जो DE है उसकी वैल्यू या फिर उसका जो लेंथ है वो इक्वल किसके है, EF के। और जो EF का लेंथ है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है FG के। और जो FG का लेंथ है वो किसके इक्वल है, वो है GD के। यानी कि ये दोनों कंडीशंस अगर आपको दिख जाए तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रोम्बस। पहली बात, एक रोम्बस पैरेललोग्राम तो होता ही होता है, और दूसरी बात ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें चारों के चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। अब ये चारों साइड्स इक्वल है, इसको मैं डायग्राम में कैसे दिखाऊं, जैसे कि आप डायग्राम में पैरेलल के लिए एरो का इस्तेमाल करते हो कि भाई ये दोनों पैरेलल करने के लिए दोनों पे एक एक एरो बना दिया, इन दोनों को पैरेलल करने के लिए दोनों पे दो दो एरो बना दिया। अब इन चारों साइड्स को इक्वल कैसे दिखाऊं, तो अगर आप साइड इक्वल दिखाना चाहते हो तो हम एक क्रॉस का यूज करते हैं कि देखिए एक ऐसी डंडी खींच देते हैं कि ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, इन दोनों पे मैंने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब DE जो है EF के इक्वल हो गया। पर इसमें सारे के सारे साइड्स कैसे ही इक्वल है, यानी कि चारों के चारों पे एक एक क्रॉस मैंने खींच दिया। ये एक एक क्रॉस का मतलब ये है कि चारों के चारों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो ये एरोस और क्रॉस का सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन या फिर मतलब क्या है आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में हम बहुत बार यूज करने वाले हैं कि ये एरो हमने क्यों बना दिया या फिर हमने ऐसे क्रॉस क्यों बना दिया। तो क्रॉस का मतलब होता है अगर सेम नंबर ऑफ क्रॉस है, देखो जैसे कि अभी चारों साइड पे एक एक क्रॉस लगा है, इसका मतलब चारों के चारों साइड लेंथ वाइज कैसे हैं, इक्वल हैं। और अगर एरोस, अगर सेम एरोस बने, जैसे कि इस पे सेम एरो बना है, इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या है, पैरेलल है। इन दोनों पे सेम एरो बना है तो ये दोनों साइड आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये क्रॉस और एरोस का मतलब भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो वापस से देख लीजिए, रोम्बस क्या है, आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या है, आपस में पैरेलल है। दूसरी बात, चारों के चारों
चारों साइड क्या है, इक्वल हैं, और सिंबॉलिक फॉर्म में आप इसको ऐसे दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने हमारा चौथा नंबर का क्वाड्रिलेटरल जो है रोम्बस, उसकी भी स्टडी कर ली। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ नंबर के क्वाड्रिलेटरल पे, जो कि बड़ा स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, और ये है आपके पास क्या, स्क्वायर। अब स्क्वायर का डेफिनेशन देखिए, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। बड़ा ही स्पेशल डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। स्क्वायर के लिए क्या बोला गया है कि स्क्वायर जो है एक पैरेललोग्राम है। पहली बात, स्क्वायर जो है क्या है, एक पैरेललोग्राम तो है। अब भाई वो पैरेललोग्राम है, यानी कि ऑपोजिट साइड्स कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो पहले उसको दिखा देते हैं। तो ए बी किसके पैरेलल होगा, आपके सी डी के पैरेलल होगा। तो यहां पे हमने लिख दिया कि भाई पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल टू सी डी। ये देखो एरो भी दोनों पे एक एक बना दिए हैं। दूसरी बात, ये जो एडी होगा किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा। तो यहां पे हम जाके लिख देते हैं कि एडी जो होगा हमारा वो बीसी के पैरेलल होगा। तो ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम है। दूसरी कंडीशन में बोला है ऑल दी साइड्स आर इक्वल, यानी कि चारों के चारों साइड्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब चारों के चारों साइड्स इक्वल कैसे लिखोगे आप लिखोगे कि ए बी का जो लेंथ है वो BC के बराबर आना चाहिए, BC का जो लेंथ है वो CD के बराबर आना चाहिए, और CD का जो लेंथ है वो AD के बराबर आना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन हो गई कि चारों के चारों साइड भी इक्वल है। अब इस बात को डायग्राम में कैसे दिखाओगे, तो डायग्राम में ऐसे चारों पे एक एक क्रॉस लगा दोगे। अब क्योंकि चारों पे एक एक क्रॉस है तो चारों साइड आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब आती है तीसरी कंडीशन, वन एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि आपके पास चार एंगल है, इन चारों एंगल में से कोई भी एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो तीसरे में आप लिख दोगे कि भाई एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। अब कौन सा एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, मान लो आप ए ले लो, तो ए एंगल आपके 90 डिग्री के बराबर होगा। पर आप थोड़ा सा पहले से भी स्क्वायर को पढ़ते आए हो तो आप जानते हो कि स्क्वायर में सिर्फ एक एंगल 90 के बराबर नहीं होता है, चारों के चारों एंगल 90 के बराबर होते हैं। तो ब्रैकेट में आप जाके लिख दीजिए कि कहानी सिर्फ एक एंगल की नहीं है, कहानी चारों के चारों एंगल की है। यानी कि आपका एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल होगा, और चारों के चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो ये था आपका डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, और ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला, स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स क्या है भाई, पैरेलल है। दूसरा, इसमें चारों के चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। और तीसरा, इसमें एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। पर आप जानते हो कि बात एक एंगल की नहीं रह सकती, चारों के चारों एंगल क्या होने पड़ेंगे, 90 डिग्री होने पड़ेंगे। और अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो कुछ ऐसा दिखाओगे कि AB जो है वो CD के पैरेलल है तो दोनों पे एक एक एरो, AD जो है BC के पैरेलल है तो दोनों पे दो दो एरो, उसके बाद चारों साइड इक्वल है तो चारों पे एक एक क्रॉस, और एक एंगल क्योंकि 90 डिग्री है तो आप ए पे 90 डिग्री का ये सिंबल होता है, बताना मैं भूल गया था। पर ध्यान रखिएगा, जब भी आपको 90 डिग्री बनाना होता है किसी एंगल पे, मान लीजिए आपको इस एंगल पे 90 बनाना है तो आप ऐसा लिख देंगे, तो भाई टीचर को भी समझ में आ जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये 90 डिग्री है। तो ये था आपका किसका डेफिनेशन, ये था आपके स्क्वायर का डेफिनेशन। आई होप कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर ये सारी बातें हमको याद रखनी पड़ेगी क्या, ऑल्दो मैं पहले भी बता चुका हूं, जी हां, आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा। और ऐसे आप कॉपी में अगर मेरे साथ पढ़ते पढ़ते ही, वीडियो देखते देखते ही, भाई जब मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ा दिया सर ने, समझ गए हम, पॉज कर दो वीडियो को वहीं और लिख लो वहां पे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि आपके नोट्स बनते चलेंगे। जी हां, आप अगर इन वीडियोस को देखते हो तो आप अपने नोट्स बनाते चलो ना, आप कहीं के लिए इंतजार क्यों करते हो, कैसे बनाते चलें, तो बड़ा ही सिंपल सा काम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक तीसरी वीडियो चल रही है क्वाड्रिलेटरल की, पहली दूसरी हो गई है, अभी तीसरी चल रही है। तो जैसे सर ने पढ़ा दिया, सर ने डेफिनेशन दे दिया, सर ने एक्सप्लेन कर दिया, सर ने फिगर बना दिया, अब हम क्या करेंगे, वीडियो को पॉज, और जो जो सर ने बोला है, जो जो सर ने लिखवाया है उसको हम क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। और जो नोट्स आपके तब बनेंगे वो इतने बढ़िया बनेंगे कि एग्जाम से एक दिन पहले भी उन नोट्स को आप पलट के देख लोगे ना तो आपको किसी और बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना दमदार मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इतनी दमदार बातें मैं
मैं यहाँ पे आपको कर रहा हूं, ये झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। आप एग्जाम देके आइएगा तब आप जरूर मुझे थैंक यू बोलोगे, हाँ सर आपने जो जो प्रूफ करवाया था, जैसे जैसे प्रूफ करवाया था वैसे वैसे मैंने एग्जाम में करा और मेरे बहुत बेहतरीन मार्क्स आए हैं। तो इसलिए आप वीडियो पॉज करके इन सारी चीजों को नोट डाउन करना मत भूलिएगा। तो ये हमारा था फिफ्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो कि क्या था, स्क्वायर था, और उसके बारे में सारी बातें मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दी है। अब सिक्स्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बच गया, अब उसकी स्टडी कर लेते हैं क्या है वो, चलिए देखते हैं। जो हमारा सिक्स्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो है काइट। ये मैंने जैसा कि आपको बोला था बड़ा यूनिक क्वाड्रिलेटरल है, बाकियों जैसा नहीं है, इसमें कोई किसी के पैरेलल नहीं होता है। क्या है इसमें, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ध्यान से देखिए, एडजेसेंट वर्ड का मतलब होता है अगल बगल में, यानी कि एक दूसरे के साइड खड़े रहने वाले चीजों को, लोगों को क्या बोलते हो आप, एडजेसेंट बोलते हो। जैसे कि मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे सामने, या मेरे सामने तो नहीं, मेरे साइड में कोई और पर्सन खड़ा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई हम दोनों जो है एडजेसेंट है, एक दूसरे के साइड बाय साइड खड़े हुए हैं। तो यहां पे डेफिनेशन क्या है काइट की, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। दो पेयर यानी कि दो अलग अलग, चार साइड्स की बात चल रही है, एक पेयर में दो साइड होते हैं मालूम है ना, एक पेयर का मतलब क्या होता है, दो, तो दो पेयर का मतलब क्या है, चार। तो भाई इनमें से दो पेयर्स जो होंगे इक्वल होंगे, समझो बात को। ये आपको फिगर दिख रहा है यहां पे, ए बी सी डी, कोई टेंशन की बात नहीं। आप क्या करो, देखो इधर ये बीसी साइड है, बीसी साइड इक्वल कर दो आप सीडी के। ध्यान से देखना, बीसी साइड इक्वल कर दो किसके, सीडी के, या AB को किसके इक्वल कर दो, AD के। अब देखो क्रॉस को जरा समझो, क्रॉस इंपॉर्टेंट है। मुझे BC को CD के इक्वल करना था तो मैंने दोनों पे एक एक क्रॉस बनाया जैसा कि बनाना था मुझे, और मुझे AB को AD के इक्वल करना था तो दोनों पे दो दो क्रॉस बनाए, मैंने बना दिए। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, पहली बात मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो BC है वो किसके इक्वल है, वो CD के इक्वल है। और कैसे दिखाया मैंने, एक एक क्रॉस के माध्यम से। दूसरी बात जो मैं यहां पे कर सकता हूं वो ये कर सकता हूं कि जो मेरा AB है वो AD के बराबर है, और इसको भी मैंने कैसे दिखाया, दोनों पे दो दो क्रॉस करके। यही होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब समझो, ये वाला जो साइड है इसके पड़ोस में खड़ा हुआ है, लगा हुआ है, तो ये दोनों साइड क्या हो गए, एडजेसेंट साइड हो गए। कौन से, BC और CD। सिमिलरली ये जो AB और AD है ना, ये भी एडजेसेंट साइड हुए। कैसे, अरे एक दूसरे के अगल बगल में खड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, तो क्या कहलाते हैं, टचिंग साइड्स कह लो एक तरीके से। कॉमन पॉइंट है ना, टचिंग पॉइंट है कॉमन, इसलिए भी वो क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। तो ये है आपके पास काइट का डेफिनेशन। अगर ये डेफिनेशन क्लियर है तो भाई आपका काइट वाला फिगर या काइट वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो बन जाता है, यानी कि टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और यहां पे जितने भी आपके टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स थे वो खत्म हो चुके हैं। तो जैसा कि इस वीडियो का टारगेट था कि हमें पढ़ना था कि क्वाड्रिलेटरल्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो सबसे पहला हमने कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रेपेजियम। दूसरा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दूसरा पैरेललोग्राम। तीसरा हमने पढ़ा रेक्टेंगल। चौथा हमने पढ़ा रोम्बस। पांचवा पढ़ा स्क्वायर, और सिक्स्थ वाला पढ़ा है काइट। ये आपके 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन के साथ, उसके साथ जो मैं ऐसे लिखते जा रहा था कि कौन किसके पैरेलल है, और फिर डायग्राम में बना के भी आपको पूरा क्लियर होना चाहिए और आपकी कॉपी में भी होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अब अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी थोड़ी सी बची है। अब जो चीज हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम ये देखेंगे कि भाई इतनी सारी चीजें तो पढ़ ली हमने क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स की, क्या इन क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में कोई रिलेशन है? 6 टाइप्स आपने पढ़े ना क्वाड्रिलेटरल के, इन 6 टाइप्स में कोई रिलेशन है कि नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पे एक सब टॉपिक बनाया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं वो आपको डिस्कस कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट ये है कि अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। आपका जो पैरेललोग्राम होता है ना वो एक ट्रेपेजियम होता है। सर ये क्या बात बोल दी आपने, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है? हमें तो लगा था पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपेजियम होता है। जी नहीं, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम का एक टाइप बोला जा सकता है। सर आप इस बात को प्रूफ करके दिखाओ। ऐसी आपकी बोली हुई बात पे हम यकीन नहीं करते हैं। मैथ्स में सारी बातें कहां पे डील होती है सर,
प्रूफ में डील होती है। तो आप हमें भी प्रूफ करके दिखाओ ये बात कि एक पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम साइड बाय साइड दोनों फिगर को बनाते हैं और फिर इन चीज को देखते हैं। चलिए, एक तरफ हम बना लेते हैं ट्रेपेजियम, तो ये रहा हमारे पास ट्रेपेजियम, ये बना दिया हमने भाई ट्रेपेजियम। नाम रख दे ट्रेपेजियम का, नाम रख देते हैं ए बी सी डी, बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ हम बना लेते हैं पैरेललोग्राम, चलिए ये बना लिया हमने पैरेललोग्राम, बहुत बढ़िया बना लिया। इसका भी नाम रख देते हैं अभी के लिए, क्या ए बी सी डी रख देते हैं, क्या नुकसान है। चलो, या फिर दूसरे नाम रख लेते हैं, कोई बात नहीं, नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस, कोई टेंशन थोड़ी है, नामों की कमी थोड़ी है भाई, इतने सारे अल्फाबेट हैं 26। अब सुनते जाना, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, मानते हो, फिगर भी दिख रहा है, ये भी मानते हो। इसका मतलब AB जो है वो CD के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, कोई इशू नहीं है। तो यहां पे आप लिख देंगे कि भाई सिंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो AB जो है वो आपके CD के पैरेलल है। जी बिल्कुल है सर, कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा, PQRS एक पैरेललोग्राम है, हाँ बिल्कुल है PQRS पैरेललोग्राम। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि PQ जो है वो किसके पैरेलल है? वो आपके RS के पैरेलल है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ऐसा करो, अभी के लिए सुनो, वैसे तो ऐसा भी आप कर सकते हो, अलग अलग नाम रख सकते हो, पर अभी मत रखो, अभी मत रखो, जिससे समझने में थोड़ी सी आसानी हो, आसानी से हम समझ सके। तो ABCD बोल दो अभी के लिए, क्या बोल दो? ABCD बोल दो अभी के लिए, बाद में तो कर लेना नाम चेंज अपने हिसाब से, अभी के लिए ABCD बोल दो। तो पैरेललोग्राम है ये, तो AB पैरेलल टू CD लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं कि AB जो है CD के पैरेलल है। ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पे ABCD के पैरेलल था, किसमें? ट्रेपेजियम में, हाँ जी था। पैरेललोग्राम में भी क्या ABCD के पैरेलल है? हाँ जी बिल्कुल है। अरे भाई, ट्रेपेजियम में भी ABCD के पैरेलल है, पैरेललोग्राम में भी ABCD के पैरेलल है। इसका तो सीधा सा मतलब है कि पैरेललोग्राम तो ट्रेपेजियम हुआ ना, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? कंडीशन क्या थी ट्रेपेजियम की? कि एक ऑपोजिट साइड आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो देखो यहां पे भी एक ऑपोजिट साइड पैरेलल है, यहां पे भी एक ऑपोजिट साइड पैरेलल है, हो गया ट्रेपेजियम। अब आप बोलोगे सर ऐसा नहीं होता, इधर ना दूसरा साइड भी पैरेलल होता है। ये जो होते हैं ना सर दूसरे साइड, यानी कि जो BC है वो AD के पैरेलल होता है। अरे ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो ये तो और अच्छी बात है। पर अगर हमें प्रूफ करना है कि ट्रेपेजियम जो है पैरेललोग्राम है कि नहीं, तो बस इतनी कंडीशन जरूरी है। ये जो है वो एक्स्ट्रा है। इसको ऐसे समझो कि मान लो आपने मिठाई खाई, क्या खाई आपने? आपने मिठाई खाई। तो भाई जब आप मिठाई खाते हो तो खा तो लिया आपने मिठाई, बहुत अच्छी बात है, मिठाई खा लिया आपने। अब मिठाई पे मलाई है, अब उसके ऊपर एक और लेयर मलाई की रख दी, तो मिठाई तो मलाई वाली कहलाएगी ना। अब उस पर 2 लेयर चढ़ा दो, 4 लेयर चढ़ा दो, 10 लेयर चढ़ा दो, मिठाई तो मलाई वाली कहलाएगी। एक लेयर होता तब भी दुकानदार बोलता कि सर ये मलाई वाली मिठाई है। अब 4 लेयर चढ़ा दी तो भी दुकानदार बोलेगा सर ये भी मलाई वाली मिठाई है। हाँ, 4 लेयर वाली और अच्छी मलाई वाली मिठाई है, मान लिया मैंने। यही कहानी यहां पे है भाई, AB जो है CD के पैरेलल है, यहां पे भी AB CD के पैरेलल है। ये जो दूसरी बात है ना, ये एक्स्ट्रा है और अच्छी बात है। इसीलिए मैं ये स्टेटमेंट यहां पे कहता हूं कि अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। और जब आपको एग्जाम में प्रूफ करने को आए ये बात, ऐसे साइड बाय साइड फिगर बनाना, ऐसे लिखना और लिख देना सिंस द कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड इन बोथ केसेस। सुन लीजिए क्या लिखेंगे आप लिखेंगे सिंस कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। कंडीशन 1 मत बोलो, आप तो बोलो सिंस one pair of opposite side is one pair of opposite side is parallel, opposite side is parallel, hence parallelogram is a trapezium, hence parallelogram is a ट्रेपेजियम। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, पूरा फिगर बनाना है और ये सारी बातें आपको लिखनी है, आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। हाँ चलिए, अब ये बात तो हो गई कि भाई पैरेललोग्राम एक ट्रेपेजियम तो है, प्रूफ भी हमने अच्छे तरीके से कर लिया, स्टेटमेंट वगैरह भी लिख लिया, डायग्राम वगैरह भी बना लिया, सब कुछ करना है आपको, कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलिए, अब ये सारी बातें हो गई है तो हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे।
पॉइंट नंबर 1 था, अब पॉइंट नंबर 2, अ ट्रपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्या लिखा है मैंने कि ट्रपेजियम जो है पैरेललोग्राम नहीं है। कुछ लग रहा है क्या, कुछ याद आ रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, एक छोटी सी बात मुझे समझ आ रही है, ये जो पॉइंट नंबर 1 है ना, इधर आपने लिखा था पैरेललोग्राम इज अ ट्रपेजियम, पर इसका उल्टा यानी कि अ ट्रपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। अब समझो इस बात को, पहले हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो पैरेललोग्राम इस तरफ बना लेते हैं। मान लीजिए आपके पास पैरेललोग्राम हो गया, नाम रख दिया आपने ए बी सी डी, ठीक है। इधर एक ट्रपेजियम बना लेते हैं, ये रहा हमारे पास ट्रपेजियम, इसका भी नाम रख देते हैं हम ए बी सी डी, रख दिया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ए बी सी डी तो एक पैरेललोग्राम है, यानी कि मैं कह सकता हूं पहली चीज कि ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल होगा। ये एक ट्रपेजियम है, तो मैं यहां पे भी क्या कह सकता हूं कि ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल होगा। बहुत बढ़िया सी बात है, बात भी समझ आ गई। लेकिन यहां पे तो एक और बात आती है ना, क्या कि इधर जो होता है वो बी सी किसके पैरेलल होता है? तो आपका बी सी पैरेलल होता है ए डी के। बी सी किसके पैरेलल होता है? ए डी के। अरे इस तरफ तो बी सी ए डी के पैरेलल नहीं होता है, BC इज नॉट पैरेलल। किसके पैरेलल नहीं है? AD के। अब ध्यान से देखना, बात सुनना मेरी, यहां पे दो कंडीशन है। यहां पे पैरेललोग्राम होने के लिए कितने कंडीशन है? दो कंडीशन है। ट्रपेजियम के लिए ये कंडीशन तो लिख दी, पर ट्रपेजियम अगर पैरेललोग्राम बनना चाहेगा, ट्रपेजियम अगर पैरेललोग्राम बनना चाहेगा तो ये दोनों बातें होनी चाहिए थी ना। पहली बात तो है, दूसरी बात कहां है? दूसरी बात है क्या? दूसरी बात नहीं है। अब क्योंकि दूसरे कंडीशन को इसने सेटिस्फाई ही नहीं किया, ट्रपेजियम पैरेललोग्राम कब होता? जब दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। एक पेयर तो है, दूसरा पेयर कहां है? नहीं है पैरेलल। इसीलिए हम लिखते हैं कि जो ट्रपेजियम है वो पैरेललोग्राम नहीं है। तो आप लिख दोगे नीचे, हेंस ट्रपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। तो यहां पे मैं पूरा स्टेटमेंट लिख ही देता हूं आप लोगों के लिए। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहां पे, अच्छा यहां से लिख देते हैं, हेंस ट्रपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। हेंस ट्रपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। कारण भी लिखना पड़ेगा। कारण हम लिख देंगे बिकॉज, क्या लिखेंगे? बिकॉज बोथ द साइड्स, बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। तो इस तरीके से ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी खत्म हो चुका है और हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एक ट्रपेजियम जो है कभी भी पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। ये था आपका पॉइंट नंबर 2, ये था उसका प्रूफ। तो दोनों बातें आपको लिखनी पड़ेंगी तो ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए, तो हमने दोनों बातें कर ली, पॉइंट नंबर 1 भी समझ लिया, पॉइंट नंबर 2 भी समझ लिया। पैरेललोग्राम ट्रपेजियम है पर ट्रपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है। आप बोलोगे सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि आपको एग्जाम में आते हैं ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन। कैसे? वो लिखेंगे अ ट्रपेजियम इज अ पैरेललोग्राम, ट्रू और फॉल्स। तो क्या लिखोगे? फॉल्स। ट्रपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो जैसा कि मैं बोलता हूं ना कि जब मैं पढ़ाता हूं तो आपको हर वो पॉसिबल चीज में देने की कोशिश करता हूं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से कॉन्सेप्ट बन सकता है, जहां से न्यूमेरिकल या सॉल्व करने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। इसीलिए इन वीडियोस को देखने के बाद एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। बस आपको जैसे मैं बोल रहा हूं वीडियो देखना है, आप वैसे देखो। जहां पे मैं बोलता हूं पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, नोट्स बनाते चलो, बात खत्म। और कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। चलिए, ये चीज हम समझ गए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम है। थोड़ा सा आप रिवाइंड करो, इसी वीडियो को रिवाइंड मत करने जाओ, दिमाग में रिवाइंड करो। मैंने बोला था रेक्टेंगल का डेफिनेशन याद है क्या आपको? हाँ सर याद है ना। रेक्टेंगल का डेफिनेशन स्टार्ट हुआ था अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ये स्टेटमेंट था कि नहीं था? बिल्कुल था सर। तो वो ये डेफिनेशन जो है रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ये तो डेफिनेशन में ही छुपा हुआ था। कहां छुपा हुआ था? ये बात तो डेफिनेशन में ही है। इसीलिए चाहो तो इसका प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में पूछे तो क्या करें? तो एग्जाम में बोल देना कि अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। बात खत्म, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, बिल्कुल मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, पर फिर भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं जिससे आपकी क्लैरिटी बढ़िया हो जाए इस टॉपिक में। तो एक तरफ हम बनाते हैं पैरेललोग्राम, दूसरी तरफ बनाएंगे हम रेक्टेंगल। लीजिए, हमने बना लिया पैरेललोग्राम ABCD और दूसरी तरफ हम बना लेते हैं रेक्टेंगल जो कि है हमारे पास ABCD। ध्यान से देखिएगा, कंडीशंस लिखते हैं और देखते हैं कि रेक्टेंगल वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अगर रेक्टेंगल सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम की पहली कंडीशन थी आपके पास कि AB जो होता है वो CD के पैरेलल होता है। तो आप यहां पे लिख देते हो कि AB जो होता है CD के पैरेलल होता है। यहां पे भी वो कंडीशन सेटिस्फाई रहती है, AB जो रहता है वो CD के पैरेलल रहता है। ये तो आपको याद होगा, मैंने जब रेक्टेंगल अभी आपको पढ़ाया था तो ये चीज लिख के दिखाई थी कि नहीं लिख के दिखाई थी? लिख के दिखाई थी। तो ये कंडीशन तो दोनों तरफ हमको मिल गया, बहुत अच्छी बात है। यहां पे दूसरी कंडीशन होती है कि जो BC होता है वो AD के पैरेलल होता है। बहुत अच्छी बात है कि BC जो है आपके AD के पैरेलल है। सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होती है, आप जानते हो कि BC जो है AD के पैरेलल है। तो आप यहां पे ये भी लिख दो कि BC जो है हमारे AD के पैरेलल है। बहुत अच्छी बात है। तो देखो, ये दोनों कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। पैरेललोग्राम की कोई और कंडीशन है क्या? नहीं, दो ही कंडीशन है। क्या रेक्टेंगल ने उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दी? बिल्कुल कर दी। तो क्या रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है? बिल्कुल, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। अब आप बोलोगे सर इसमें वो एंगल वाली बात भी तो थी कि चारों एंगल 90 है। हाँ, वो एंगल वाली बात थी कि एंगल A जो है, एंगल B जो है, एंगल C जो है, एंगल D जो है, ये चारों के चारों एंगल 90 है। ये बिल्कुल है, पर ये तो एक्स्ट्रा है ना, वही मलाई वाली बात, ये तो एक्स्ट्रा बात है। हमको किससे मतलब है? हमको तो मतलब है इन दोनों बातों से। अगर ये दोनों बातें हमको भाई दोनों में मिल गई तो हम लिख सकते हैं कि रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम है। तो डेफिनेशन में क्यों लिखा था कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है? तो इस कारण लिखा था रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। हम यहां पे जाके मैथ्स की स्टडी करते हैं और जब आप यहां पे जाके स्टडी करोगे आपके मार्क्स क्या, आप मैथ्स सीखने लगोगे, आपसे मैथ्स सॉल्व होने लगेगी। तो ध्यान रखिएगा कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम क्यों है। तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम इसलिए है क्योंकि दोनों कंडीशन को, पैरेललोग्राम की दोनों कंडीशन को रेक्टेंगल करता है सेटिस्फाई। और जो तीसरी कंडीशन है वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, वो इधर थोड़ी जरूरत है, वो तो एक्स्ट्रा है ना भाई, एक्स्ट्रा चीज तो और अच्छी है। हमको तो दो कंडीशन से मतलब थी, दोनों कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दी तो रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम हो गया। बहुत बढ़िया, ये चीज भी हमको समझ आ गई। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 जैसा कि आप जानते हो पॉइंट नंबर 3 का क्या होगा? ऑपोजिट होगा। तो यहां पे देख सकते हो वही है, अ पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि आपके पास जो एक पैरेललोग्राम है कभी भी वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। ये क्या बोल दिया सर आपने? तो सुनिए, अ पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, इसको मैं प्रूव करता हूं। ध्यान से देख लो, यहां पे मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। क्या करता हूं? यहां पे मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। लो, बना लिया मैंने एक रेक्टेंगल, नाम दे दिया ABCD। ठीक है, यहां पे एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं, नाम वही दूंगा ABCD। ये बना दिया पैरेललोग्राम, नाम दे दिया ABCD। ध्यान से देखते जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब भाई ये चीज एक रेक्टेंगल है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं AB पैरेलल टू CD। बिल्कुल लिख सकता हूं AB पैरेलल टू CD। क्या यहां पे भी AB CD के पैरेलल होता है? हाँ बिल्कुल होता है, AB पैरेलल टू CD। लो, हो गया, दोनों जगह पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इधर भी वो कंडीशन, इधर भी वो कंडीशन। बड़ी अच्छी बात है, दोनों जगह सेम कंडीशन है। दूसरा, यहां पे होता है AD पैरेलल टू BC। होता है कि नहीं होता? होता है। क्या यहां पे AD पैरेलल टू BC होता है? अरे बिल्कुल होता है भाई, इधर भी AD पैरेलल टू BC तो होता है। तो दोनों जगह ऐसे इधर एरो बना दो, दो जिससे AD पैरेलल टू BC हो जाए। यहां पे भी आप ऐसे एरोस बना दो जिससे AD पैरेलल टू BC हो जाए। वाह, ये भी कंडीशन दोनों की जगह सेटिस्फाई हो गई। लेकिन रेक्टेंगल में तो एक तीसरी कंडीशन है। क्या है रेक्टेंगल में तीसरी कंडीशन? रेक्टेंगल में तीसरी कंडीशन है कि एंगल A जो होता है एंगल B के इक्वल होता है, एंगल B जो होता है एंगल C के इक्वल होता है, और वो D के इक्वल होता है, और चारों के चारों क्या होते हैं? 90 होते हैं। तो ये तीसरी कंडीशन रेक्टेंगल में तो है, पर क्या ये तीसरी कंडीशन आपके पैरेललोग्राम में है? तो तीसरी कंडीशन पैरेललोग्राम में तो
नहीं है। अब भाई पैरेललोग्राम ने तो रेक्टेंगल की सारी कंडीशन को, सारी शर्तों को माना ही नहीं, तो कैसे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा? इसीलिए आपका पैरेललोग्राम जो है कभी भी रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है पैरेललोग्राम रेक्टेंगल? क्योंकि उसमें सारे के सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो आप क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे? इसका रीजन ऊपर मैं लिख देता हूं, जगह कम है इसलिए। तो लिखोगे बिकॉज, क्या लिखोगे? बिकॉज all the angles, because all the angles in a parallelogram, all the angles in a parallelogram is not 90 डिग्री, ऐसा आप लिख दोगे और बात खत्म कि भाई एक पैरेललोग्राम जो है कभी भी रेक्टेंगल नहीं हो सकता। देख लो, रेक्टेंगल की 3 कंडीशन है, जिसकी 2 ही कंडीशन पैरेललोग्राम ने सेटिस्फाई करी, तीसरी कंडीशन को पैरेललोग्राम ने सेटिस्फाई नहीं करी है। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग कि एक पैरेललोग्राम जो है कभी भी रेक्टेंगल नहीं बन सकता है, बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाइज द 3rd कंडीशन। चलिए, अब ये हमारा पॉइंट नंबर 4 भी क्लियर है। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि कहता है अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। आपने रोम्बस देखा, रोम्बस जो है वो भी एक पैरेललोग्राम है। चलिए इसको भी प्रूव कर देते हैं। प्रूव करने के लिए या तो आप डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन याद है रोम्बस का? अगर रोम्बस का आपको डेफिनेशन याद होगा तो मैंने उसमें बोला था रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो बात खत्म, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। एक तो डेफिनेशन से हम समझ गए। अगर हम डेफिनेशन को नहीं मानना चाहते, अलग से बात करना चाहते हैं, तो अब हम अलग से बात कर लेते हैं। चलिए, एक तरफ हम बनाते हैं पैरेललोग्राम को, ये बना लिया हमने पैरेललोग्राम को, नाम रख दिया ABCD। एक तरफ हम बना लेते हैं रोम्बस को, तो ये हमने बना लिया रोम्बस, नाम रख दिया ABCD। रोम्बस याद है ना आपको क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें चारों के चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बोला था, लिख लीजिएगा और उनको याद जरूर करिएगा। और जैसे जैसे मैंने सारी बातें बता चुका हूं क्वाड्रिलेटरल में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन। आपको जनरली आप नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन, बिल्कुल भी आपको ऑनलाइन इतना डिटेल में डिस्कशन कहीं पे भी किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। जितनी देर में मैं आपको क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़ा रहा हूं और डिस्कस कर रहा हूं, इतनी देर में तो बाकी टीचर्स चैप्टर भी खत्म कर देते हैं। अब आप खुद सोचो, जब मैं आपको ये छोटी से छोटी डिटेल 1 घंटे में बता रहा हूं, तो बाकी टीचर्स अगर 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली काफी कुछ वहां पे मिसिंग है। और आपका नॉलेज कितना एनरिच हो रहा है आप खुद सोच सकते हो। मैथ सीखनी है भाई, सिर्फ नंबर लाने से मतलब होता फिर तो 1 घंटे में बात बन जाती ना, नंबर ही तो लाने हैं। पर नंबर के साथ अगर सीख भी लें तो और अच्छी बात है। तो यहां पे मैथ्स आपको मैं सिखा रहा हूं। नंबर दूसरा सेकंड पॉइंट है, मेन हमको सीखना है। चलो सुनो, ये बातें तो होती रहेंगी, इधर सुनो। अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ये बनाना है ना हमें, ध्यान से देखिए। पैरेललोग्राम है तो पहली कंडीशन AB पैरेलल टू CD, लो लिख दिया AB पैरेलल टू CD, लो भाई बना दिया। क्या यहां पे भी AB CD के पैरेलल होता है? बिल्कुल होता है। यहां पे भी आपका AB जो होता है वो CD के पैरेलल होता है, डन डील। यहां पे दूसरी बात, क्या BC जो है वो आपके AD के पैरेलल होता है? हाँ भाई, BC जो है हमारे AD के पैरेलल तो होता है, लिख दो यहां पे BC जो है वो AD के पैरेलल भी होता है। वाह वाह वाह, ध्यान से देखना, पैरेललोग्राम की तो यही 2 कंडीशन है। इन दोनों कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन है क्या? नहीं है। क्या रोम्बस ने उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दी? बिल्कुल, रोम्बस ने पहले कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दी, रोम्बस ने दूसरे कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दी। यानी कि रोम्बस क्या हो गया? पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं हुआ? रोम्बस पैरेललोग्राम हो गया। अब आप बोलोगे सर रोम्बस में तो एक और कंडीशन है कि चारों साइड्स इक्वल हैं। क्या बोलोगे आप कि सर रोम्बस में ऐसा है कि चारों साइड इक्वल है, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। तो मैं बोलूंगा ये तो वही बात हो गई ना भाई कि मिठाई पे ज्यादा मलाई है। यानी कि ये जो तीसरी बात है तो एक्स्ट्रा है। हो ना हो, हमको क्या मतलब, हमको तो ये देखना था कि रोम्बस जो है पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो रोम्बस ने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करी कि नहीं करी? बिल्कुल करी। क्योंकि रोम्बस ने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इसीलिए रोम्बस क्या है? रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए और इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। ये एक एक्स्ट्रा बात है जो कि सेटिस्फाई करे ना करे हमको मतलब नहीं है। तो हमारा पॉइंट नंबर 5 क्लियर है। आई होप आपको दोनों तरीके से क्लियर है, डेफिनेशन वाइज भी क्लियर है। जब मैंने रोम्बस को डिफाइन किया था तो तभी बोल दिया था रोम्बस इज अ
पैरेललोग्राम। और दूसरी बात मैंने आपको यह बोला कि प्रूफ के थ्रू आप कैसे दिखा सकते हो कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। चलिए, अब ये बात हमने कर ली, अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। अ पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस, यानी कि आपके पॉइंट 5 का जस्ट ऑपोजिट। क्या ऑपोजिट है कि आपका जो एक पैरेललोग्राम है वो कभी भी रोम्बस नहीं हो सकता है। अब इसको भी प्रूव कर लेते हैं। देखिए भाई, पैरेललोग्राम और रोम्बस, इधर मैं रोम्बस बनाता हूं इस बार, तो ABCD जो है मेरा रोम्बस है, ठीक है, और दूसरी तरफ पैरेललोग्राम बना लेता हूं। यहां पे मैंने पैरेललोग्राम बना लिया, ABCD बना लिया, ठीक है, कोई इशू नहीं, बढ़िया। पहली कंडीशन क्या है रोम्बस की कि AB जो है आपके CD के पैरेलल होना चाहिए। लीजिए, आपने ऐसा कर दिया। क्या ये कंडीशन इधर सेटिस्फाई होती है क्या? बिल्कुल, इधर भी जो आपका AB होता है वो CD के पैरेलल होता है, आपने ऐसे बना दिया, बहुत बढ़िया सी बात है। और दूसरी बात यहां पे होती है कि आपका जो AD है वो BC के पैरेलल होता है, तो इधर आप एरो से ऐसे दिखा सकते हो। हाँ भाई बिल्कुल। क्या यहां पे भी AD BC के पैरेलल होता है? तो बिल्कुल, यहां पे भी आपका AD जो है वो BC के पैरेलल होता है, तो यहां पे भी ऐसे दो एरो से आप दिखा सकते हो। पर क्या यहां पे एक तीसरी कंडीशन भी है। तीसरी कंडीशन क्या है रोम्बस में कि चारों के चारों साइड इक्वल है, यानी कि आपका AB जो है वो BC के इक्वल है, BC जो है वो CD के इक्वल है, और CD जो है AD के इक्वल है। ये तीसरा कंडीशन है। क्या ये तीसरा कंडीशन आपका पैरेललोग्राम सेटिस्फाई करता है क्या? तो तीसरा कंडीशन तो पैरेललोग्राम सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि उसमें चारों साइड इक्वल नहीं होते हैं। तो क्योंकि आपका तीसरा कंडीशन, पहले दो दोनों तरफ सेटिस्फाई हो रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, पर जो तीसरा कंडीशन है ये दोनों तरफ सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, इसीलिए आपका पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है। तो आप रीजन क्या लिख दोगे? ऐसे ऊपर जाके लिख देते हैं, बिकॉज all the four sides in parallelogram is not equal, because all the four sides in a parallelogram are not equal, in a parallelogram are not इक्वल। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर है जो मैंने यहां पे आपको बात करी कि पैरेललोग्राम रोम्बस क्यों नहीं है। तो इधर तीन कंडीशन है, उसमें से सिर्फ दो ही ये सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरा ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए पैरेललोग्राम आपका रोम्बस नहीं है। ऊपर रीजन भी लिख दिया, बिकॉज ऑल द फोर साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल। चलिए, अब हमने ये 6th पॉइंट की भी बात कर ली, अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 ये है, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। क्या आपका एक स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है? तो अगर आपको स्क्वायर का डेफिनेशन याद होगा तो मैंने वहां पे सीधा सीधा बोला था कि स्क्वायर जो है एक पैरेललोग्राम होता है, डेफिनेशन में ही बोला था ना। अब इसको प्रूव करके भी दिखा देता हूं। चलिए, एक तरफ हम बना लेते हैं पैरेललोग्राम, तो लीजिए ये हमने बना लिया पैरेललोग्राम ABCD। दूसरी तरफ हम बना लेते हैं स्क्वायर, तो ये हमने बना लिया एक स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर, नाम वापस से रख देते हैं ABCD। चलिए एक एक करके कंडीशन की बात करेंगे। पहली कंडीशन क्या होती है? इधर होती है कि AB रहता है आपके CD के पैरेलल, तो आप AB को ऐसे CD के पैरेलल कर सकते हो, इस तरफ भी कर दो, AB जो रहेगा आपके CD के पैरेलल रहेगा, तो यहां पे भी आपने लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, दूसरा कंडीशन आपके पास होता है कि AD जो रहता है वो आपके BC के पैरेलल रहता है, तो बना देते हैं। चलिए, इधर भी दो एरो, और क्या ये दूसरे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? हाँ बिल्कुल करता है। AD जो है आपके BC के पैरेलल है, बिल्कुल है, कोई इशू नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे पैरेललोग्राम में तो बस दो ही कंडीशन है, इसके अलावा कंडीशन है क्या? पहले कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, कौन? स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे कंडीशन को भी स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यहीं तक आप बात कर लोगे कि बिल्कुल भाई स्क्वायर जो है एक पैरेललोग्राम है। लेकिन की तो बात टेंशन है ही नहीं, यहीं पे बात खत्म हो गई कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, हमने प्रूफ कर लिया। पर स्क्वायर में कुछ एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन होती है ना, तो वही बात आ गई मिठाई के ऊपर मलाई। भाई मलाई कितनी भी डाल दो, मिठाई तो मलाईदार ही बनेगी। तो अभी तीसरा और चौथा भी पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इधर चारों साइड इक्वल होते हैं, तो लिख दो आप कि भाई AB जो है BC के इक्वल होता है, BC जो है CD के इक्वल होता है, CD जो है AD के इक्वल होता है। अच्छी बात है कि चारों साइड इक्वल है, बहुत अच्छी बात है, पर हमको उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा स्क्वायर पैरेललोग्राम हो चुका है, उसने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। और इसमें चौथा पॉइंट भी होता है कि चारों के चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C
इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री भी होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप पॉइंट नंबर 7 को प्रूव करते हैं, व्हिच इज अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की दोनों कंडीशन को स्क्वायर क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब आप जानते हैं, पैटर्न तो समझ ही चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 8 जो कि कहता है अ पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर। अगर आप एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो आपका एक पैरेललोग्राम कभी भी एक स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब इस बात को कैसे प्रूव करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। तो एक तरफ हम बना लेते हैं स्क्वायर, इस तरफ हमने बना लिया स्क्वायर, नाम रख देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। दूसरी तरफ हम बना लेते हैं पैरेललोग्राम, नाम रख देते हैं ए बी सी डी। ये रहा हमारे पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी। चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं कि स्क्वायर की सारी कंडीशन को पैरेललोग्राम सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अगर कर देगा तो पैरेललोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होगा। तो पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है कि ए बी जो रहता है सी डी के पैरेलल रहता है। चलो बहुत अच्छी बात है, यहां पे लिख दो कि ए बी जो रहता है वो सी डी के पैरेलल रहता है, बहुत अच्छी बात है। ए बी सी डी, हाँ बढ़िया। दूसरी कंडीशन यहां पे ये रहती है ए डी जो रहता है वो बी सी के पैरेलल रहता है। अरे ये एरो बनाना छूट गया, चलो लो बना दिया। दूसरी कंडीशन रहती है कि ए डी जो रहता है वो आपके बी सी के पैरेलल रहता है। यहां पे भी वो कंडीशन है कि ए डी जो है आपके BC के पैरेलल तो है, बहुत अच्छी बात है, ये आपने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखना ध्यान से इधर, लेकिन तीसरा भी कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है कि भाई चारों साइड इक्वल हैं, AB जो है BC के इक्वल है, BC जो है CD के इक्वल है और CD जो है AD के इक्वल है। ये तो इधर तीसरा कंडीशन तो है, पर क्या पैरेललोग्राम में तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है क्या? नहीं होता है। इधर बात तीसरे पे नहीं रुकती, बात चौथे पे आ जाती है। एक चौथा भी कंडीशन है जो कि कहता है कि चारों एंगल 90 होते हैं, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू D कितने के बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। क्या ये चौथा पॉइंट इधर सेटिस्फाई होता है क्या? चौथा पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं होता है। अब देख लो जरा आप, क्या पैरेललोग्राम आपके स्क्वायर के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है? नहीं, आपका पैरेललोग्राम स्क्वायर के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए आपका पैरेललोग्राम एक स्क्वायर होगा क्या? नहीं होगा। या पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर। कारण क्या दोगे? तो दो कारण दोगे भाई। ऑल फोर साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर नॉट इक्वल, ऐसे कारण देना जान आपको मतलब देना ही पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाती। ऑल फोर साइड्स आर नॉट इक्वल, और दूसरा क्या? ऑल एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। तो ये दोनों कंडीशन अगर आप डाल दोगे तो आप प्रूव कर सकते हो कि आपका जो स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं, जो आपका पैरेललोग्राम है वो कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता। इधर चार कंडीशन, इधर सिर्फ दो ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरी और चौथी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 8 भी आपको आई होप क्लियर है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, जो कि कहता है अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। क्या एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको स्टडी हम कर लेते हैं। चलिए एक तरफ हम बनाते हैं रेक्टेंगल, दूसरी तरफ हम बनाते हैं स्क्वायर। तो ये बना लिया हमने रेक्टेंगल, नाम रख दिया ABCD, है ना। दूसरी तरफ हम बना लेते हैं स्क्वायर, ये रहा हमारे पास स्क्वायर, नाम रख दिया हमने ABCD। चलिए रेक्टेंगल की पहली कंडीशन क्या है? रेक्टेंगल की पहली कंडीशन है कि AB पैरेलल टू CD। ये लो भाई, AB पैरेलल टू CD होता है क्या? इधर भी AB पैरेलल टू CD होता है, लिख देते हैं, बिल्कुल होता है यार। AB जो होता है CD के पैरेलल तो होता ही है ना। देखो पहली कंडीशन तो दोनों जगह सेटिस्फाई हो गई, दोनों पे राइट लग गया। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन रेक्टेंगल में होती है कि BC जो है आपके AD के पैरेलल है, होता है कि नहीं होता भाई? BC जो है AD के पैरेलल होता है, बिल्कुल होता है। क्या इस तरफ भी BC AD के पैरेलल होता है क्या? हाँ बिल्कुल, BC इधर भी AD के पैरेलल होता है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे कि भाई BC तो AD के पैरेलल होता है। इधर तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है कि चारों के चारों एंगल जो है 90 है। क्या चारों के चारों एंगल 90 होते हैं रेक्टेंगल में? हाँ बिल्कुल होते हैं। एंगल ABCD चारों के चारों किसके बराबर होते हैं? 90 के बराबर होते हैं। क्या इस तरफ चारों के चारों एंगल 90 के बराबर होते हैं? अरे बिल्कुल, स्क्वायर में भी आपके चारों के चारों एंगल जो होते हैं वो 90 के बराबर होते ही
हैं? बिल्कुल होते हैं। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे। अरे इधर तो कोई चौथा पॉइंट है ही नहीं, इधर चौथा पॉइंट है, कोई टेंशन की बात नहीं, इधर रहने दो चौथा पॉइंट। और क्या है चौथा पॉइंट? कि चारों साइड इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। हमें बात किसकी करनी थी? कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है कि नहीं। तो देखो, पहली कंडीशन रेक्टेंगल की स्क्वायर ने सेटिस्फाई कर दी, दूसरी कंडीशन रेक्टेंगल की स्क्वायर ने सेटिस्फाई कर दी, तीसरी कंडीशन रेक्टेंगल की स्क्वायर ने सेटिस्फाई कर दी। उधर तो चौथी है नहीं, इधर चौथी हो तो एक्स्ट्रा है ना। एक्स्ट्रा से हमको क्या, हमें यह देखना था कि इन तीन कंडीशन को स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि इन तीनों कंडीशन को स्क्वायर ने सेटिस्फाई कर दिया है, इसीलिए आपका स्क्वायर क्या है? एक रेक्टेंगल है। ध्यान रखिएगा, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। चलिए, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 9। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 10 पे, जो कि आपके पॉइंट नंबर 9 का क्या है? ऑपोजिट है, जो कि कहता है अ रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। अब इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? चलो फटाफट देख लेते हैं। उसके लिए भी हम क्या करेंगे? एक तरफ रेक्टेंगल, दूसरी तरफ स्क्वायर, और देखेंगे कि जो हमारा रेक्टेंगल है स्क्वायर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम स्क्वायर को बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा स्क्वायर, नाम रख देते हैं ए बी सी एंड डी। दूसरी तरफ हम बना लेते हैं रेक्टेंगल को। तो रेक्टेंगल ये रहा हमारे पास, नाम रख देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, बढ़िया, कोई समस्या नहीं। अब आपके पास ABCD एक स्क्वायर है, तो सबसे पहली कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहली होती है कि AB जो होता है आपके CD के पैरेलल होता है। तो लो, हमने बना दिया। इस तरफ भी रेक्टेंगल के केस में भी ABCD के पैरेलल तो होता ही है, तो ये हमने बना दिया। ऐसा आपने पैरेलल का सिंबल भी बना दिया दोनों तरफ। दूसरी कंडीशन स्क्वायर में क्या होती है? दूसरी कंडीशन स्क्वायर में होती है कि जो आपका AD है वो BC के पैरेलल है, और इस तरफ क्या, इधर ये कि AD जो है वो किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। यहां पे भी होता है, एरोस से आप दिखा भी सकते हो। लीजिए, ये इसके पैरेलल हो गया। अगर हम यहां पे बात करें तो ये इसके पैरेलल ऐसे हो गया। तो दो कंडीशन तो भाई आपके स्क्वायर ने रेक्टेंगल की सेटिस्फाई कर दी है। अब बात आती है तीसरे कंडीशन की। तो यहां पे चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी किसके बराबर होता है? 90 के बराबर होता है। क्या रेक्टेंगल में भी कुछ ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। रेक्टेंगल में भी जो आपके चारों एंगल होते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी किसके बराबर होता है? 90 के बराबर होता है। अब बात आती है, तो तीसरा कंडीशन भी देखो सेटिस्फाइड है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बात आती है चौथे कंडीशन की, जो कि कहता है कि यहां पे चारों साइड भी इक्वल होते हैं। अच्छा, इधर 90 का सिंबल बना दिया। इधर कहते हैं कि चारों साइड भी इक्वल होते हैं, यानी कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल टू AD। चारों साइड इधर इक्वल होते हैं। क्या इधर चारों साइड इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के? तो बिल्कुल भी नहीं। रेक्टेंगल में चारों साइड्स तो इक्वल होते हैं, ऐसा हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो रेक्टेंगल ने क्या स्क्वायर की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया? नहीं किया। सिर्फ तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया, चौथी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया है। इसीलिए स्टेटमेंट यहां पे लिखा रहता है कि रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। कारण क्या दे दोगे आप? कारण ये दे दोगे कि बिकॉज ऑल फोर साइड्स आर नॉट इक्वल। बिकॉज ऑल फोर साइड्स आर नॉट इक्वल। और इस तरीके से जो आपका कंडीशन था कि भाई आपका रेक्टेंगल स्क्वायर बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसको हमने यहां पे प्रूव कर लिया। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 10। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11 की तरफ। पॉइंट नंबर 11 है अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। क्या एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो वापस से वही चीज, एक तरफ हम रोम्बस बना लेते हैं। यहां पे हम रोम्बस बना लेते हैं, ये बना लिया हमने रोम्बस। नाम दे देते हैं ABCD। दूसरी तरफ हम स्क्वायर बना लेते हैं, नाम दे देते हैं ABCD। ये हमने स्क्वायर बना दिया, नाम दे दिया ABCD। एक एक करके देखते हैं कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता स्क्वायर रोम्बस की। पहली प्रॉपर्टी रोम्बस में क्या होती है कि आपका जो AB होता है वो CD के पैरेलल होता है। ये ABCD के पैरेलल है। क्या यहां पे भी आपका ABCD के पैरेलल है? तो हाँ, बिल्कुल, यहां पे भी आपका ABCD के पैरेलल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर यहां पे आप दूसरे कंडीशन की बात करोगे
देखोगे तो दूसरे कंडीशन में क्या AD BC के पैरेलल होता है, तो बिल्कुल यहां पे AD BC के पैरेलल होता है। क्या यहां पे भी AD BC के पैरेलल होता है, तो बिल्कुल यहां पे भी आपका AD BC के पैरेलल तो बिल्कुल होता है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो दोनों पहले दोनों कंडीशन देखो सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम तीसरे कंडीशन पे रोम्बस की। रोम्बस का तीसरा कंडीशन क्या था कि चारों साइड इक्वल होने चाहिए, यानी कि AB मस्ट बी इक्वल टू BC मस्ट बी इक्वल टू CD मस्ट बी इक्वल टू AD। रोम्बस में क्या होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं। क्या स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होते हैं, तो बिल्कुल स्क्वायर के केस में भी आपके चारों साइड इक्वल होते हैं, यानी कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल टू AD। आपके रोम्बस स्क्वायर के केस में भी चारों साइड इक्वल होते, तो देखो तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया। क्या रोम्बस की कोई और कंडीशन है क्या, चौथी कंडीशन है क्या, चौथी कंडीशन तो रोम्बस की नहीं है, सिर्फ तीन कंडीशन थी। आपके स्क्वायर ने उन तीनों कंडीशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया है। हां, स्क्वायर में एक चौथी कंडीशन है कि आपके चारों एंगल 90 है। अरे वो तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना, उसका सेटिस्फाई होना जरूरी थोड़ी है, वो तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। बस जो पहले तीन इंफॉर्मेशन थे रोम्बस के, उसको तो स्क्वायर ने सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। इस तरीके से आपको प्रूफ करना है कि आपका जो स्क्वायर है वो रोम्बस होता है, कंडीशन सेटिस्फाई करवा के कि भाई रोम्बस के सारे कंडीशन को स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए, ये आपका पॉइंट 11 क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 पे, जो कि कहता है अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। तो वापस से वही बात हम देखते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। तो इस तरफ हम बना लेते हैं स्क्वायर को, ये हमने बना लिया स्क्वायर, नाम रख दिया ABCD। दूसरी तरफ हम बना लेते हैं किसको, रोम्बस को, तो ये हमने बना लिया रोम्बस और नाम रख दिया अच्छा ये तो पैरेललोग्राम जैसा दिखने लगा, कोई बात नहीं, रोम्बस जैसा बना देंगे। ये हमने बना दिया रोम्बस, नाम रख दिया ABCD। एक एक करके देखिए प्रॉपर्टीज। सबसे पहले स्क्वायर में क्या होता है, क्या AB जो होता है आपके CD के पैरेलल होता है। अरे सर कितनी बार एक ही बात बोलोगे, बिल्कुल होता है ना सर, AB जो होता है वो आपके CD के पैरेलल होता है। चलिए हमने यहां पे बना दिया। इधर दूसरी कंडीशन क्या होती है, इधर दूसरी कंडीशन होती है कि आपका जो AD है क्या ये BC के पैरेलल होता है क्या। अरे हाँ भाई बिल्कुल, आपका AD जो है BC के पैरेलल होता है और यहां पे भी यही कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, AD पैरेलल टू BC। देखो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड, रोम्बस ने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, रोम्बस ने दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। क्या रोम्बस तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा, क्या है तीसरी कंडीशन, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये होता है आपका किसमें, ये होता है आपके स्क्वायर में। क्या रोम्बस में भी ये चीज होती है, तो हां बिल्कुल, आपके रोम्बस के केस में भी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD होता है, यानी कि रोम्बस ने तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लिया। अभी तक तो मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है रोम्बस स्क्वायर बन ही जाएगा, लेकिन तभी आपको ख्याल आया कि नहीं हो सकता है ये काम। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में एक चौथी कंडीशन है और वो चौथी कंडीशन स्क्वायर में ये कहती है कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल तो है और एंगल C के भी इक्वल है, एंगल D के भी इक्वल है और चारों के चारों 90 डिग्री के बराबर है। क्या ये चौथी कंडीशन रोम्बस सेटिस्फाई करता है क्या, ये चौथी कंडीशन को रोम्बस सेटिस्फाई नहीं करता है। अब क्योंकि चौथी कंडीशन को रोम्बस सेटिस्फाई नहीं करता है, तो क्या एक रोम्बस स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। एक रोम्बस कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता है, ये आपको प्रूफ करना आना चाहिए एग्जाम में। और अगर आप ये कर पाते हैं तो आप इस पॉइंट को जस्टिफाई कर पाएंगे और आप इसको दिमाग में भी बिठा पाएंगे। लोग क्या करते हैं, इसको रटवा देते हैं आपको कि रट लो, रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, बात खत्म, कारण नहीं बताते। यहां पे आपको मैं कारण बता रहा हूं कि रोम्बस क्यों स्क्वायर नहीं, और कारण भी एक लाइन में नहीं बता रहा हूं, एकदम कंपेयर कर करके बता रहा हूं कि देखो भाई ये कंडीशन इसने करी, ये कंडीशन इसने करी, ये कंडीशन इसने करी, ये कंडीशन इसने नहीं करी, इसीलिए रोम्बस जो है स्क्वायर नहीं है। तो यहां पे आप कारण क्या लिख दोगे, यहां पे आप कारण लिख दोगे बिकॉज एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, बस ये आप लिख दोगे और आपका ये जस्टिफाई हो गया कि रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, बात खत्म। अब आते हैं हम 13th पॉइंट पे, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है इन स्पेशल पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट के बीच में। ये कहता है अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। अब मैं तो ये प्रूफ भी नहीं करने वाला हूं, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना। देखो भाई यहां पे आपने पैरेललोग्राम बना दिया, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, नाम रख दिया आपने ABCD। एक काइट बना ले,
काइट मतलब पतंग, पतंग बनानी नहीं आती क्या? लो बना दिया मैंने पतंग। नाम इसका भी रख दिया मैंने, मान लीजिए नाम रख दिया ABCD। कहीं से भी काइट क्या आपको पैरेललोग्राम लग रही? कहीं से भी? मुझे तो नहीं लग रही। चलो कंडीशन वाइज भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होती है यहां पे कि AB पैरेलल टू CD। सबसे पहली कंडीशन, क्या यहां पे AB आपको CD के पैरेलल दिख रहा है? मुझे तो कहीं से भी नहीं दिख रहा। पतंग बनाओगे तो ABCD के पैरेलल कभी नहीं होता। तो पहली जो कंडीशन है उसने वही सेटिस्फाई नहीं की, तो बाकी कंडीशंस की मैं क्या बात करूं? तो डेफिनेटली आपका जो काइट है वो कभी भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट का सेक्शन था क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर, वो हमने डिस्कस कर लिया है। हमने क्या क्या डिस्कस करा इस वीडियो के अंदर? तो इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस करा कि कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स आपके पास होते हैं। पूरा डिटेल में डिस्कस करा है उसको, कुछ भी वहां पे हमने नहीं छोड़ा। और उसके बाद हमने डिस्कस करा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड है उन सबको हमने पढ़ा। 13 पॉइंट्स में हमने डिस्कशन कर रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो कहीं पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर, इनफैक्ट शॉर्ट आंसर में आपके इन पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये पॉइंट्स याद होंगे तो आप चुटकी में आंसर दे दोगे, और अगर याद नहीं होंगे तो एग्जाम में सोचोगे, नहीं सोच पाओगे तो आगे वाले से पूछोगे, और उसने गलत बता दिया तो नंबर तो चले जाएंगे ही जाएंगे। इसीलिए आपको जैसा मैं सिखाता हूं, क्या सिखाता हूं कि भाई आप मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करिए, सारी चीजें नोट डाउन करिए, क्योंकि जब आप नोट डाउन करते हैं यहां से, वो बेसिकली आपके नोट्स हैं, कुछ और नहीं है। चलिए इस तरीके से हमारा ये डिस्कशन होता है खत्म। पर अभी ये वीडियो खत्म होने का समय नहीं आया है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी और बात डिस्कस करनी है। मेरा मन है डिस्कस करने का आज मिठाइयों के बारे में। जी हां, आपने कभी काजू कतली खाई है? दुकानों में खाई होगी। काजू कतली का कभी शेप देखा है? कभी भी शेप देखा है? हाँ सर, इतनी बार खाई है, शेप जरूर देखते हैं। काजू कतली या फिर बर्फी, बर्फी बोल देते हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो बर्फी बोल देते हैं। जो बर्फी या काजू कतली का शेप होता है वो पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। कभी भी रेक्टेंगल शेप का नहीं होता। सोचा है क्यों? क्या मजा नहीं आ रहा है क्या? रेक्टेंगल का काजू कतली में टेस्ट कम होगा क्या? या पैरेललोग्राम वाले काजू कतली में ज्यादा टेस्ट होगा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ कहानी नहीं है। ये थोड़ी मैथमेटिक्स है। मैंने आपको बोला था ना, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा रहा हूं ना, बताऊंगा, कारण बताऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल्स क्यों पढ़ते हैं, और उसी कारण को मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। उसी कारण को डिस्कस कर रहा हूं। वीडियो नंबर 1 देखी नहीं है तो जाके देखो, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस होंगे, तो वहां से देख लेना। चलो कोई बात नहीं, देख लेना। तो वीडियो 1 में मैंने बताया था कि हम क्वाड्रिलेटरल क्यों पढ़ते हैं, और उसी का एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल लेके आपके सामने आया हूं कि शॉपकीपर्स जो होते हैं बर्फियों को रेक्टेंगल शेप में काटना पसंद नहीं करते हैं, स्क्वायर शेप में काटना पसंद करते हैं। और इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है ये मैं आपको यहां पे सिखा देता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए मिठाई लेके आया हूं, वर्चुअल मिठाई जो कि बोर्ड पे बनी है। तो एक ये बर्फी रेक्टेंगल शेप वाली देख सकते हो, दूसरी ये बर्फी आप काजू कतली जो है आपको जैसी दिखती है पैरेललोग्राम वाली देख सकते हो। ध्यान से देखना, ये रेक्टेंगल का देखो लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है, पैरेललोग्राम के भी साइड गिवन है। ऐसा करता हूं मैं, रेक्टेंगल का भी पैरामीटर कैलकुलेट करता हूं और पैरेललोग्राम का भी पेरीमीटर कैलकुलेट करता हूं। पेरीमीटर समझते हो ना, क्लास 6 में सिखाया था, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो अगर मैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करूं तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करूं तो देखो ये 4 है, ये 3 है, ये भी क्या होगा? ये भी 3 होगा। अरे सर आपको ही नहीं आता पेरीमीटर, हमको सिखा रहे हो। ये भी 4 होगा और इधर क्या होगा? इधर आपके पास 3 होगा। तो अगर आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑल साइड 4 + 3 + 4 + 3। तो करो जरा, 4 + 3 + 4 + 3 कितना मिलेगा? 14 सेंटीमीटर मिलेगा। हाँ जी सर बिल्कुल मिलेगा। 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14 बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, ये तो वो वाली बर्फी है जो रेक्टेंगल वाली है, जो कि दुकानदार कभी भी नहीं बनाता है। अब ये वो वाली बर्फी है जो दुकानदार बनाता है। मैं इसका भी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लूं क्या? हाँ सर करो कैलकुलेट पेरीमीटर। देखो ये 4 है, ये 3 है। तो पैरेललोग्राम में एक बात होती है जो ऑल्दो मैं आगे बताऊंगा, पर अभी बता देता
हूं, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। क्या बोला मैंने? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर नीचे वाला 4 है तो ऊपर वाला भी क्या होगा? 4 होगा। इधर वाला 3 है तो इधर वाला भी क्या होगा? 3 होगा। सुनते जाना। तो अगर मैं ये काजू कतली जो मेरे पैरेललोग्राम वाली शेप की है, इसका अगर मैं पेरीमीटर कैलकुलेट करूं, सुनते जाइएगा भाई, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसके पेरीमीटर के लिए सारे साइड्स को ऐड कर दो आप, यानी कि 4 + 3 + 4 + 3, तो 4 + 3 + 4 + 3 कितना होगा? 14 सेंटीमीटर होगा। बहुत बढ़िया। अरे सर, ये तो पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर तो सेम है, वो या तो रेक्टेंगल वाली बनाए या तो ये ऐसी पैरेललोग्राम वाली बनाए, मजा तो सेम आना चाहिए क्योंकि पेरीमीटर तो दोनों का ही सेम है। तो वो क्यों ऐसी बनाता है? सबको तो पैरेललोग्राम शेप पसंद नहीं, मेरे को रेक्टेंगल शेप पसंद है, मैं रेक्टेंगल वाली खाना पसंद करूंगा। शेप की भी तो बात है भाई, अलग अलग सबको शेप पसंद रहते हैं। तो अब क्या करें? बड़ा कंफ्यूजन हुआ, लोगों ने बहुत सोचा कि अब कौन सा बनाए, रेक्टेंगल वाला बनाए कि पैरेललोग्राम वाली काजू कतली बनाए। बहुत डिस्कशन हुआ इस पे, इतना भी डिस्कशन नहीं हुआ। उसमें एक मैथमेटिशियन पहुंचा, उसने बोला कि भाई तुम्हारे पास जो ट्रे है, मिठाई को ट्रे में रखते हैं, कभी देखा है? मिठाई का एक बड़ा सा ट्रे होता है, जिस ट्रे में हम मिठाई को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। पहली बात तो रेक्टेंगल वाला भी अरेंज हो जाता, पैरेललोग्राम वाला भी अरेंज हो जाता, पर इन दोनों में से एक ट्रे में कौन सी मिठाई ज्यादा आती? क्या बोल रहा हूं मैं? रेक्टेंगल वाली बर्फी ज्यादा आती एक ट्रे में या पैरेललोग्राम वाली बर्फी ज्यादा आती एक ट्रे में? ऐसा सवाल पूछा गया। तो उन्होंने बोला कोई बड़ी बात नहीं, इसके लिए एरिया निकाल लो। क्या निकाल लो? एरिया निकाल लो। तो देखो दोनों का पेरीमीटर सेम है। अब एरिया अभी मैं निकालना नहीं सिखा रहा हूं, वैसे तो इसका एरिया निकालोगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका एरिया भले ही कुछ भी हो, पर इतना तो दिमाग लगा सकते हो ना कि इसका एरिया 12 से तो छोटा होगा ही होगा। देख लो ना जरा एरिया, इसका एरिया बेसिकली ये होता है एरिया। क्या डायग्राम देख के आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम वाली काजू कतली है इसका एरिया 12 से छोटा है? सर बिल्कुल लग रहा है। और अगर अभी आपको यकीन नहीं है तो एक चैप्टर हम पढ़ेंगे जो कि क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वहां पे मैं बता दूंगा, वहां पे भी इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूं कि इसका जो एरिया है वो आपके रेक्टेंगल के एरिया से कम है, यानी कि दोनों का पेरीमीटर सेम है 14 सेंटीमीटर। पर बात अगर एरिया पे आई तो पैरेललोग्राम वाले का एरिया छोटा है किससे? रेक्टेंगल वाले से। अब क्योंकि पैरेललोग्राम वाले का एरिया छोटा है रेक्टेंगल वाले से, इसका मतलब ट्रे में ज्यादा काजू कतली आएगी जब मैं किस शेप में बनाऊंगा? पैरेललोग्राम वाले शेप में बनाऊंगा। अब दुकानदार अपना नुकसान करेगा क्या? ट्रे में कम काजू कतली लगाएगा क्या? नहीं। कौन सा लगाएगा? वो जिस ट्रे में ज्यादा काजू कतली आए। ज्यादा किस में आती है भाई? इस वाले शेप में आती है। इसीलिए दुकानदार जो आपका मिठाई वाला ट्रे है उसमें जो काजू कतली काटता है वो पैरेललोग्राम के शेप में काटता है, रेक्टेंगल के शेप में नहीं काटता है। दुकानदार को ज्यादा मैथमेटिक्स आती है आप लोगों से, ऐसे ही वो दुकानदार नहीं बने हैं, उनको इस बात का ज्ञान है। आपने पढ़ा और उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, ये जो चीजें पढ़ते हैं हम, इनका एप्लीकेशन भी जरूरी है। और एप्लीकेशन तभी हो सकता है जब आप अच्छे से सीखोगे, और उसके लिए आपके गौरव सर हैं भाई, वो आपको इतने अच्छे से मैथ सिखा रहे हैं, तो आप सीख लीजिए, आप अप्लाई खुद ब खुद कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि भले ही आपके रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का पैरामीटर सेम होता है, पर जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो छोटा होता है। किससे? रेक्टेंगल से। इसीलिए जो आपकी मिठाई वाली ट्रे है उसमें काजू कतली पैरेललोग्राम की शेप में डाली जाती है, जिससे ज्यादा काजू कतली उसमें आ सके, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया क्या है? छोटा है। किससे? रेक्टेंगल से, भले ही दोनों का पेरीमीटर क्या हो? सेम हो। अच्छा, अभी यकीन नहीं हो रहा होगा तुम्हें कि कैसे इसका एरिया छोटा है। कुछ लोगों को तो दिख गया होगा कि छोटा है, नहीं दिखा है तो टेंशन मत लो, हमारे पास पूरा एक चैप्टर है जहां पे मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। चलो, अब इसके साथ ये वाला जो डिस्कशन था, जहां पे टॉपिक का नाम क्या था? वीडियो नंबर 3 थी। डिस्कशन क्या था? टाइप्स ऑफ नहीं, टाइप्स नहीं था, हाँ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल था, मैं खुद ही भूल गया इतना पढ़ाते पढ़ाते। तो जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का डिस्कशन है वो हो चुका है खत्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बता दिए और ये एक कमाल का डिस्कशन भी आपके सामने मैंने कर दिया। भूख लगी कि नहीं लगी? पढ़ने के बाद लग गई होगी ना, मुंह पे पानी तो आया होगा, तो कोई बात नहीं, वीडियो देखने के बाद खाना वाना खा लेना, लगे तो मिठाई खा लेना और सोचना आज कि भाई काजू कतली का शेप पैरेललोग्राम क्यों है। अब सुनो मेरी बात, कुछ और बातें जान लो, इतनी देर रुक ही गए हो तो कुछ और बातें जान के जाओ।
जैसा कि आप जानते हो कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स का जो यूट्यूब चैनल है, इसमें तो इतना सारा कंटेंट है। अब इतने सारे कंटेंट को मैं, मान लो आपको क्लास 9th में मैथ्स पढ़नी है मुझसे, कैसे पढ़ोगे? तो बड़ी दिक्कत होती है ना मेरी वीडियोस ढूंढने में। कोई बात नहीं, मेरे पास सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? आप गूगल क्रोम खोलो, खोल लिया, क्या टाइप करो? www.magnetbrains.com कर दिया टाइप, ये वेबसाइट खुलेगी। क्या लिखा रहता है? इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसके अंदर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पे कर दो क्लिक। कर दिया क्लिक। क्लिक करोगे तो ये खुलेगी एक नई विंडो। इस पे मान लो मुझसे पढ़ना है, ये रहा मैं, ये रही मेरी फोटो, और इसके नीचे रहता है वॉच नाउ का ऑप्शन। दबा दो वॉच नाउ। जब वॉच नाउ दबाओगे एक और नया विंडो खुलेगा, जहां पे मेरी फिर से फोटो दिखेगी और जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसका आपको सिलेबस ओवरव्यू, टॉपिक वगैरह मिल जाएगा। नीचे वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस रहते हैं, उसमें से जो भी देखना हो उस पर क्लिक कर देना, देख लेना। जैसे मान लो तुमने पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन पे डाल दिया, क्लिक कर दिया, तो ये पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन में पढ़ाता तुम्हें मिल गया। इसमें नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर देना, अगली वीडियो में भी तुम्हें मैं पढ़ाता मिल जाऊंगा। और इस तरीके से जो भी है, जितना भी है, सब कुछ आप कवर कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर सकते हो, ये तो आप जानते हो। चलो, इसके साथ मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए एक नया चैनल लाया है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। होता क्या है, आप में से कई बच्चे हिंदी मीडियम के रहते हैं, तो हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैं टर्म्स का यूज कर रहा हूं, एंगल, सम, प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलैटरल्स, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम, तो ये हिंदी में टर्म्स अलग हैं और हो सकता है कि आप बच्चों को पूरी बात समझ ना आए, इसीलिए एक नया चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। जाइए, चेकआउट करिए, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट जो है आपको हिंदी में मिल जाएगा, आप अपने ज्ञान को और बढ़ा लीजिएगा। चलिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और इसी के साथ हम इस वीडियो की समाप्ति की ओर आते हैं। और इस वीडियो में हमने कौन सा पार्ट कवर करा हमारे क्वाड्रिलैटरल चैप्टर का? तो पार्ट नंबर 3 करा है। इससे पहले कौन सा है? पार्ट 2, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर पूरे प्लेलिस्ट के लिंक चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और अगली वीडियो देखनी है तो अगली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं थ्योरम्स। जी हां, आपके एनसीईआरटी बुक में थ्योरम्स है ढेर सारी, तो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जितने भी आपके थ्योरम्स है 8.1 से लेकर 8.7 तक, हर एक थ्योरम का स्टेटमेंट और हर एक थ्योरम का प्रूफ, वो भी बहुत ही दमदार प्रूफ। सीख लोगे, एग्जाम में बहुत काम आएगा, तो उसको मैं अगले वीडियो में करने वाला हूं डिस्कस। ये वीडियो इतना ही था, पर हां, आप जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। अब हमने इतनी मेहनत आपके लिए कर ली है, तो थोड़ी मेहनत भाई आप भी हमारे लिए कर सकते हो। हमारे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, वो भी आके देखेंगे, व्यूज बढ़ाएंगे, लाइक बढ़ाएंगे, कमेंट करेंगे। और हां, आप भी कमेंट करते जाना। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।